नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का भूगोल और मध्य प्रदेश के भूगोल से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश का भूगोल। इसमें मध्य प्रदेश का विभाजन से संबंधित हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश का विभाजन किस किस प्रकार से है और कितने भागों में बटा हुआ है। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पूछे गए प्रश्न यहाँ पर ये बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं प्रश्नों को लेकर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। हमें यह ज्ञात करना है कि इस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है, और पिछले एग्जाम को लेकर जो प्रश्न पूछे गए उन्हीं को लेकर दृष्टि से हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का सेशन क्या है? मध्य प्रदेश का भूगोल या मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन या भौगोलिक प्रदेश भी कहा जाता है। ये प्रश्न जो दिखाई दे रहे हैं इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। आप एक बार इन्हें वीडियो को रोककर लिख सकते हैं और उसके बाद में हम बात करते हैं एक एक प्रश्न को लेकर। एक एक प्रश्न को लेकर अगर हम बात करेंगे तो हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं। यह प्रश्न है, वर्तमान मध्य प्रदेश कितने भौगोलिक प्रदेश में बांटा गया है? इसको लेकर हम इसका आंसर क्या रहेगा, बाकी ऑप्शन दे रखे हैं वह किस मतलब से दिए गए हैं, इनका भी कोई ना कोई खासियत है तभी ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और वीडियो को अगर आप शुरू से देखते हैं तो यहाँ से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट ये टॉपिक आपका हो जाएगा और कैसा भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप हल करके आएंगे 100%। तो धैर्य रखिएगा, बने रहेंगे वीडियो में। चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमने पढ़ लिया है। इसका ऑप्शन क्या है? 7, 3, 5 और 9 है। इसी प्रकार से मध्य भारत का पठार किस भाग के अंतर्गत आता है? यह भी इसी टॉपिक में अब पढ़ाऊंगा, आपको यह भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसका ऑप्शन की। तो मध्य उत्तर प्रदेश, सतपुड़ा और बघेलखंड और इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न है, मध्य भारत की औसत ऊंचाई कितनी है? इसमें इसी वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कितनी औसत ऊंचाई, 500 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी मतलब से ऑप्शन दे रखे हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। सहरिया जनजाति किस पठार में निवास करती है? ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। मध्य भारत का विस्तार कितने प्रतिशत है? तो वीडियो को रोक कर आप पीछे जाकर रोककर थोड़ा सा और इन प्रश्नों को लिख लीजिए। इसी प्रकार से जितने भी इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं और बने गए हैं उनको ही मैं लेकर आऊंगा। ऐसा ही कंटेंट रहेगा अपना और ऐसे ही पढ़ा जाएगा इस वीडियो में और आपको सारा कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाया जाएगा। चलिए देखिए, इन प्रश्नों को आपने उतार लिया होगा। मैं इन्हें रब कर देता हूँ और यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि कैसे क्या मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ा जाता है और कैसे इसका विस्तार क्या है, कितने भागों में बटा हुआ, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को छोड़ के ना जाइए, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। चलिए, सबसे पहले हम पहले ही प्रश्न की बात करेंगे, उसके बाद में दूसरे प्रश्न की बात करें, फिर तीसरे प्रश्न की बात करें। ऐसे 4-5 प्रश्न की हम यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं और उसी प्रकार से अगले वीडियो में आपको ऐसे ही कंटेंट मिलते रहेंगे। तो वीडियो को छोड़ के न जाए और चैनल पर बने रहें। चलिए, पहले प्रश्न की बात करते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश कितने भौतिक प्रदेशों में बटा हुआ है? देखते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछने का मतलब क्या है और इसका ऑप्शन क्या है और बाकी ऑप्शन किस प्रकार से दिए गए हैं। इस प्रकार से मध्य प्रदेश का अगर आप बनाना चाहो तो मैप ऐसे बना लीजिए। चलिए, मध्य प्रदेश के कितने भौतिक प्रदेश में बांटा गया है मध्य प्रदेश को? हम बात करते हैं सबसे पहले मुख्य भाग की। मुख्य भाग की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश को मुख्य भाग 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग? 3 भाग। ठीक है, इसका मतलब अलग है। भौतिक प्रदेश का मतलब कितने भौतिक प्रदेश में बांटा गया है, इसका मतलब अलग है। और मुख्य भाग और इसके बाद में कुल भाग की बात करेंगे तो यह 7 भागों में बटा हुआ है। किस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में एक और आता है प्रश्न 5 भागों में। यह है मध्य मध्य उच्च उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश कितने भागों में बटा हुआ है? तो यह 5 भागों में बटा हुआ है। और उसके बाद में हम बात करते हैं तो यहाँ पर पुनर्गठन से पहले, पुनर्गठन से पहले पहले 9 भाग में बटा था। ठीक है, ये 5 भाग में बटा था, ये 7 भाग में बटा है। ये आपको इस प्रश्न का उत्तर
मिल गया है। लेकिन यह है कहाँ कहाँ पर, यह भी तो हमें पता होना चाहिए। यही प्रश्न नहीं, इससे संबंधित और भी कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि यह टॉपिक पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मुख्य भाग की करते हैं बात। तो मुख्य भाग 3 भागों में बटा हुआ है। मध्य प्रदेश मुख्य भाग 3 भागों में बटा हुआ है। एक भाग ऊपर वाला, एक भाग पूर्व में है और एक भाग नीचे वाला। ठीक है, तो हमने क्या किया, बीच में से बांटा है। तो एक भाग थोड़ा सा पूर्व में है और नीचे है, ये ऊपर वाला भाग है। 3 भाग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे, ये है मध्य मध्य उच्च प्रदेश। ये क्या है, मध्य उच्च प्रदेश। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से में, इसलिए ये उच्च प्रदेश याद रखने का तरीका है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर बात करते थे सतपुड़ा। ये क्या है, सतपुड़ा। सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ये क्या है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी है। ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी है। ठीक है, और ये पूर्व में भाग पड़ता है। पूर्व में क्या, बघेलखंड। बघेलखंड, ठीक है, बघेलखंड। तो बघेलखंड कहाँ, पूर्व में आता है। नीचे आता है सतपुड़ा, ऊपर आता है मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, इस इन तीनों भागों में से सबसे बड़ा भाग है ये है। सबसे बड़ा भाग है कौन सा है, मध्य उच्च प्रदेश। और सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा भाग की बात करेंगे। सबसे छोटा भाग ये कौन सा है, बघेलखंड है। ठीक है, बघेलखंड। दूसरे नंबर का कहेंगे तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी। तीसरे नंबर का कहेंगे तो यह है बघेलखंड। इतना कंप्लीट हो गया आपका। मुख्य कितने भाग, 3 भाग है। कौन कौन से, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और बघेलखंड। आगे बात करते हैं, कुल 7 भाग में बटा हुआ है मध्य प्रदेश। कुल कितने, 7 भागों में बटा हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश कुल 7 भागों में इसलिए बटा हुआ है क्योंकि मध्य उच्च प्रदेश के 5 भाग हैं। इसके कितने हैं, 5 भाग हैं। मध्य उच्च प्रदेश के कितने, 5 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं, बात करते हैं तो मध्य भारत का पठार। मध्य मध्य भारत, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। ठीक, उसी प्रकार से दूसरा आता है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, इसके बाद में तीसरी की बात करेंगे, मालवा का पठार, मालवा का पठार। और चौथा है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। और पांचवा है नर्मदा, नर्मदा सोन घाटी। पांचवा है नर्मदा सोन घाटी। ये 5 प्रकार के इसके भाग हैं। कौन कौन से, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी। ये पूरा की पूरा, ये 5 नाम इसी में समाये हुए मध्य उच्च प्रदेश में। यह क्या है, पांचों भाग मध्य उच्च प्रदेश में समाये हुए। मध्य उच्च प्रदेश के कितने, 5 भाग है। कौन कौन से, मध्य, रीवा, मालवा, बुंदेल और नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, यहाँ से आपको यह समझ में आया कि मध्य उच्च प्रदेश के कितने भाग है, 5 भाग है। ठीक है, इसके बाद में छठवां भाग है, यहाँ पर जो 7 भाग में गिना जाता है, छठवां भाग है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। सतपुड़ा, सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ठीक है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी। और 7वां भाग गिना जाता है बघेलखंड को। कौन सा, बघेलखंड को गिना जाता है। ये हो गए 7 भाग। अगर आपसे 7 कुल कुल कितने प्रदेश में, कि कुल कितने प्रदेश में, भौतिक प्रदेश में बांटा गया है, तो यह 7 भागों में बांटा गया है। किस प्रकार से, एक भाग तो ये है, एक भाग ये है। ठीक है, और 5 भाग यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, यह इतना सा, ये क्या कहलाता है, मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार, ये मध्य भारत का पठार कहलाता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं तो ये वाला, ये पूरा की पूरा, यहाँ से इतना ये लगा हुआ है, ये है मालवा का पठार। कौन सा, मालवा का पठार कहलाता है। ठीक है, मालवा का पठार, ये दूसरा, पहला ये। और तीसरे की बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार से ये वाला हिस्सा है बुंदेलखंड का पठार। ये कौन सा है, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, और इसके बाद में ये वाला हिस्सा है, ये पूरा की पूरा, ये इतना है, ये क्या कहलाता है, रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार कहलाता है। ठीक है, 4 भाग हमने देखा है। कौन कौन से, तीसरा ये और चौथा ये। पहला मध्य भारत, दूसरा मालवा का पठार, तीसरा रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, और 5वां भाग है यहाँ पर इस प्रकार से, ये वाला हिस्सा है, ये कहलाता है नर्मदा, नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। ये 5वां भाग है। ठीक है,
तो 5 भाग तो ये हो गए, 5 ने ये कौन सा छठवां सतपुड़ा मेकल श्रेणी और ये बघेलखंड है। ये 7 भाग इस प्रकार से होता है। तो भौतिक प्रदेश कुल कितने प्रदेश है? तो कुल कितने हैं? 7 प्रदेश है। कितने? 7 प्रदेश है भौतिक। और मुख्य भाग कितने हैं? 3 भाग है। कौन कौन से 3 भाग? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और बघेलखंड। लेकिन आपसे कुल 7 भाग पूछे जाते हैं तो कौन कौन से बताएंगे आप? तो 3 भाग, 2 भाग तो ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी और बघेलखंड, और बाकी 5 भाग ये कौन कौन से? मध्य भारत, रीवा पन्ना, मालवा, बुंदेलखंड और नर्मदा। ठीक, मध्य भारत कहाँ पर? यहाँ पर स्थित है। और इसके बाद में हम बात करते हैं रीवा पन्ना यहाँ पर स्थित है। उसके बाद में मालवा कहाँ पर? यहाँ पर स्थित है। बुंदेलखंड कहाँ पर स्थित है? ये वाला बुंदेलखंड का क्षेत्र। नर्मदा सोन घाटी ये वाला है। तो इस प्रकार से 7 भौगोलिक प्रदेश में बटा हुआ है मध्य प्रदेश, लेकिन मुख्य भाग कितने हैं? 3 है। और हम अगले बात करते हैं मध्य उच्च प्रदेश के कितने भाग है? 5 भाग है। कौन कौन से? यहाँ तक की बात करते हैं तो ये वाले हिस्से ये पूरे के पूरे मध्य उच्च प्रदेश में आते हैं। मध्य भारत, रीवा, मालवा, बुंदेलखंड और ये नर्मदा सोन घाटी है। ठीक है, ये आपको इतना सा क्लियर हो गया इस प्रश्न में। इस प्रश्न के अंतर्गत आपको सब ऑप्शनों का जवाब मिल चुका है। एक और बचा है 9 भाग। पुनर्गठन से पहले 9 भाग थे। किस प्रकार से? देखिए, यहाँ पर पुनर्गठन से पहले छत्तीसगढ़ इसके साथ में था, मध्य प्रदेश के साथ में था। तो यहाँ पर 2 भाग थे। एक दंडकारण्य, एक दंडकारण्य क्षेत्र था इसके साथ में, और एक महानदी, महानदी बेसिन साथ में था। महानदी बेसिन साथ में था। इस कारण से यह हो जाते 9 भाग। क्यों 9 भाग? 7 भाग तो ये है, 7 भाग तो ये है, और 8वां और ये 9वां भाग। ठीक है, तो 8वां और ये 9वां भाग, 8वां और ये 9वां भाग। तो इस प्रकार से कितने? 9 भाग थे। पुनर्गठन से पहले मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। और मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक, इतना आप क्लियर कर चुके हैं। यहाँ से आपको किसी भी प्रकार से प्रश्न अगर पूछा जाता है, आप क्लियरिटी से आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है? आपने उतारा होगा, चलिए ठीक है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है? मध्य भारत किस भाग के अंतर्गत आता है? मध्य भारत किस भाग के अंतर्गत आता है? तो मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, मालवा और बघेलखंड। यह हमने अभी अभी इन प्रश्नों का जवाब इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका जवाब क्या रहेगा? मध्य भारत किसके अंतर्गत आता है? तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता है। किसके? मध्य उच्च प्रदेश का अंतर्गत आता है। और मालवा, मालवा भी किसके अंतर्गत आता है? मालवा किसके अंतर्गत आता है? मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता है। और सतपुड़ा किसके अंतर्गत आता है? तो सतपुड़ा एक अलग भाग है और बघेलखंड भी एक अलग भाग है। ठीक है, हमारा उत्तर क्या रहेगा? मध्य उच्च प्रदेश है, जो कि मध्य भारत किसका भाग है? मध्य उच्च प्रदेश का भाग है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछा गया। तो यह भी पूछा गया प्रश्न, पीएससी में पूछा गया था। आइए इस टॉपिक के बारे में और थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी मध्य उच्च प्रदेश की, तो मध्य उच्च प्रदेश की और क्या क्या बात हो सकती है? देखिए, यहाँ पर मध्य उच्च प्रदेश की यह प्रमुख रूप से, जैसे कि ये इस प्रकार से मैप है। ये क्या है? मध्य प्रदेश का यह मैप है। और इस मैप में हमने देखा मध्य उच्च प्रदेश का क्षेत्र, इसकी ही बात कर रहे हैं। मध्य उच्च प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य उच्च प्रदेश का क्षेत्र ये वाला हिस्सा है। ठीक है, क्या है? मध्य उच्च प्रदेश। ये क्या है? मध्य उच्च प्रदेश। और ये क्या है? बघेलखंड है। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में हम पूरा पूरा पढ़ लेते हैं ताकि हमें आगे किसी भी प्रकार की परेशानी न रहे। ठीक है, इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी, ये क्या है? सतपुड़ा मेकल श्रेणी, इनके बारे में हमने 3 मुख्य भागों में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य उच्च प्रदेश की बात करते हैं। मध्य उच्च प्रदेश यह 5 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, 5 भागों में बटा हुआ है। मध्य उच्च प्रदेश कितने? 5 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि यह सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा है, पहली बात। ठीक है, पहली बात क्या है हमारी मध्य उच्च प्रदेश की? मध्य उच्च प्रदेश की पहली बात क्या है कि यह, इसमें कितने? 5 भाग है। और यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। और बात करते हैं तो यह लगभग मध्य प्रदेश का
यह पूरे मध्य प्रदेश का लगभग 100% में से 66% भाग फैला हुआ इसका, या फिर हम कह सकते हैं 2/3 भाग इसका फैला हुआ है मध्य उत्तर प्रदेश की। यह तीसरी बात हो गई इसकी। और इस भाग की मतलब बात कर रहे हैं मध्य उत्तर प्रदेश के, इसका विस्तार यहाँ उत्तर में बात करते हैं तो यमुना यमुना नदी तक। इसका उत्तर कहाँ? उत्तर में यमुना नदी तक है। और दक्षिण में बात करते हैं तो यह सतपुड़ा मेकल श्रेणी तक है। और पूर्व में बात करते हैं तो यहाँ पर आता है छोटा नागपुर का पठार तक। छोटा नागपुर के पठार तक इसका विस्तार फैला हुआ है। ठीक है, इस पठार की बात करते हैं। केवल मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें हम, ना ही हम मालवा की बात करें और ना मध्य भारत की बात करें और ना ही बुंदेलखंड की बात करें, किसी भी नहीं। ये पूरे टोटल की बात कर रहे हैं तो इसमें उत्तर में कौन? यमुना नदी। और पूर्व में कौन? छोटा नागपुर तक विस्तार है। और पश्चिम में इसका अरावली पर्वत तक, अरावली पर्वत तक। ठीक है, इसका विस्तार है। ठीक है, विस्तार कहां से कहां तक है? तो उत्तर में यमुना, दक्षिण में सतपुड़ा और पश्चिम में अरावली पर्वत और उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं तो ध्यान रखेगा इस पठार में क्या है? सर्वाधिक जलप्रपात, नदियां और मैदानों का विकास हुआ, क्योंकि यह मालवा का पठार क्या है? मैदान ही है। ठीक है, और मालवा के पठार से जितनी भी नदियां निकलती है मालवा के पठार से ही निकलती है और अन्य नदियों में जाकर अपना जल मिलाती है। ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पर जितने भी चचाई जलप्रपात है, ये जितने भी जल प्रपात है इन्हीं क्षेत्र में स्थित है। इस कारण से इसे कहा जाता है मध्य उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जलप्रपात, नदी, घाटी एवं मैदानों का विकास हुआ है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो मध्य उत्तर प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं हम, यह पूरी की पूरी यहाँ से लगाकर ये वाला हिस्सा है, यह कहलाता है विंध्याचल। क्या कहलाता है? विंध्याचल पर्वत कहलाता है। यह विंध्याचल पर्वत अरावली पर्वत से पूर्वी भाग तक स्थित है विंध्याचल पर्वत। इसके बाद में हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में विंध्याचल श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई है सद्भावना पीक। अधिकतम ऊंचाई है इसकी सद्भावना पीक। और यह सद्भावना पीक की चोटी यहाँ पर स्थित है। एक दमोह जिला, और दमोह जिला में सद्भावना पीक की चोटी और इसकी जो ऊंचाई है, 752 मीटर ऊंचाई इस चोटी की। और यह कहाँ पर है? ये है दमोह जिले में। कहाँ पर? दमोह जिले के संग्रामपुर में। ठीक है, ये संग्रामपुर में स्थित है यह चोटी। हम कह सकते हैं कि विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी या फिर मध्य उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी कहलाएगी? सद्भावना पीक। कहाँ पर स्थित है? ये दमोह जिले के संग्रामपुर में स्थित है। और यह किसका भाग है? विंध्याचल का भाग है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इस चोटी का नाम कहीं कहीं गुडविल कहते हैं। ठीक है, गुडविल कहते हैं इस चोटी का दूसरा नाम, या गुडविल। कौन सी? गुडविल भी नाम कहा जाता है। इसे गुडविल की चोटी भी कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो नर्मदा के उत्तर में स्थित पठारी भाग से निकलने वाली नदियां गंगा नदी के अफवाह तंत्र में मिल जाती, इसलिए मध्य उत्तर प्रदेश को गंगा नदी बेसिन कहा जाता है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जितने भी नदियां इस प्रदेश से मध्य उत्तर प्रदेश से वो निकलती है, वो सारी की सारी नदियां, कुछ नदियां जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? इंदौर के महू से, जानापाव पहाड़ी से निकलती है। और इस प्रकार से यहाँ से निकल के ऐसे चलती है और यह जाकर कहाँ पर? यमुना में मिल जाती है। तो चंबल की जितनी भी सहायक नदियां मध्य प्रदेश में आकर इस प्रकार से मिलती है, ये सारा की सारा जल तो यहाँ कौन कौन से जिले आते हैं? तो यहाँ जितने के धार इधर से देखेंगे तो उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, आगर मालवा और शाजापुर, देवास,
ये ऊपर वाले जिले सारे के सारे और इधर से ये ऊपर वाले जिले सारे के सारे आते हैं, इस पठार के अंतर्गत आते हैं। पूर्वी पठार के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पर सीधी और शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, ये सभी जिले कहाँ पर आते हैं, ये यहाँ पर बघेलखंड के अंतर्गत आते हैं। और ये नीचे सतपुड़ा, मेकल श्रेणी, जितने भी इधर नीचे लगे हुए सीमा से वो सारे के सारे जिले और कुछ जिले का भाग भी सतपुड़ा पर्वत मेकल श्रेणी के अंतर्गत आता। इस मध्य उच्च प्रदेश को गंगा इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि गंगा का बेसिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो जितनी भी नदियां निकलती है वह पानी, उस नदियों का पानी सभी के सभी यमुना के माध्यम से या डायरेक्ट कुछ नदियां जाकर मिल जाती है और उसका जल पूरा की पूरा वहीं पर ले जाकर छोड़ते गंगा में। इस कारण से गंगा बेसिन कहा जाता है मध्य उच्च प्रदेश को। ठीक है, आज के टॉपिक में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, और मैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में दूसरे और प्रश्न है, जैसे कि हमने 5 प्रश्न लिखवाए आपको, तो वो उन प्रश्नों के बारे में और आगे अगले वीडियो में आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना है कि यह टॉपिक आपको इस प्रकार से पढ़ना कैसा लगा है, किस प्रकार से, देखिए इससे एक फायदा ये है कि आप अगर पूरा पढ़ते हैं तो आपको इस टॉपिक से पूरे नॉलेज हो जाएंगे और साथ ही साथ कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी आपको नॉलेज हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही फायदेमंद है। और आज के लिए इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अगर आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें भी अच्छा मतलब कि नॉलेज मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।